दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय देश में चुनावी माहौल पूरा गरमाया हुआ है और लगातार विभिन्न तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं और साथ ही जो नेताओं की जो भाषा है उसके भी नज़ारे अलग-अलग तरह से देखने को मिल। सब एक दूसरे को कहीं न कहीं नीचा दिखाने के लिए अपमानित करने की भाषा का उपयोग भी कर रहे हैं और लगातार ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक मर्यादा होती है उसमें भी काफ़ी कमी आई है और साथ ही जो राजनीतिक दलों के दावे और वादे होते हैं, उसमें भी एक नया रंग रूप हम देखने को मिल रहा है इन चुनावों के अंदर। और जहाँ तक पहले जो राजनीति की दिशा और दशा होती थी, वह कहीं न कहीं ऐसे मुद्दे होते थे जो जनता से जुड़े हुए इनका कोई सरोकार नहीं होता था। लेकिन इन चुनावों में हम देख रहे हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे जो सरोकार हैं जनता के, वह काफ़ी प्रमुखता से अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। और राजस्थान लाइव एग्जाम्पल है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे सोशल वेलफेयर की स्कीम ने अपनी जगह बनाई है राजनीति के अंदर और अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरह से चिरंजीवी योजना हो चाहे उनकी या महंगाई राहत कैंप लगाकर उन्होंने महंगाई से राहत देने का आम जनता को कार्य किया हो। साथ ही गैस सिलेंडर जो एक आम आदमी को बड़ा प्रभावित करता रहा है, उसे 500 रुपए में देने की योजना अशोक गहलोत की काफ़ी पॉपुलर रही। चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य को लेकर बड़ी पॉपुलर रही। तो इसी तरह से बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में उन सब तरह की जो बातें हैं, जन सरोकार वाली बातों को प्रमुखता दी है। और उसके बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है, उसने बात की उसमें और राहत देने की उन्होंने घोषणा की है। चिरंजीवी योजना 50 लाख तक की समय सीमा बढ़ाने की बात कही है और साथ ही गैस सिलेंडर को सस्ता देने की बात की है। तो ऐसे जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, क्या ये मुद्दे भारतीय राजनीति को बदलने की क्षमता रखते हैं? और आने वाला जो समय है, चाहे लोकसभा का चुनाव है कुछ महीने के बाद, क्या उसमें भी ऐसे जन कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं, उनका स्थान महत्वपूर्ण हो जाएगा? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारी चर्चा में जुड़ा हुआ है। हमारे साथ विवेक देशपांडे जी नागपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। राजनीति की जो समीकरण है, राजनीति के दाव पेच है, उसे बखूबी वे जानते हैं। उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही नेहा शुक्ला जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस चर्चा में। उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका लगातार बड़ा अनुभव है। और मैं सबसे पहले शुरुआत नेहा जी से करता हूँ आज की चर्चा की। नेहा जी क्योंकि महिला भी हैं, गृहिणी भी हैं और जो घर का जो काम-काज का जो खर्च होता है, घर का जो रसोई खर्च होता है, वह बड़ा एक बुनियादी ऐसा खर्च है हर परिवार का, जो उसे बड़ा प्रभावित करता है उसकी अर्थव्यवस्था को परिवार की। हम देखें राजस्थान की अगर बात करें दृष्टिकोण में, तो राजस्थान में गैस सिलेंडर की जो राजनीति है, वह काफ़ी इसमें प्रमुखता से अपना स्थान बना रही है। अशोक गहलोत ने ₹500 का सिलेंडर अपने कार्यकाल में घोषणा कर दी थी और शुरू भी कर दिया था देना और उसी तर्ज पर बीजेपी ने उसे काउंटर करके 450 की बात कही है। तो कांग्रेस ने 400 की बात कही है घोषणा पत्र में। जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं। क्या है राजनीति के जो दूसरे मुद्दे होते थे, उसको उस पर भारी पड़ती साबित होती हैं? ये बात तो आपने सही कही प्रशांत जी। जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं अभी 5 राज्य के हो रहे हैं और इससे पहले भी जो हुए हैं, इनमें कांग्रेस जो है वो स्थानीय मुद्दों पर टिकी रही है और इसी वजह से आत्मविश्वास से भरपूर दिखाने की कोशिश कर रही बीजेपी भी अ, जनता से जुड़ी समस्याओं पर और घोषणा पत्र में उसकी जो है बड़ी झलक अब दिखने लगी है। और कहीं न कहीं पिछले चुनाव में हनुमान जी और हिंदू और मुस्लिम की राजनीति या फिर ओबीसी की राजनीति इन सब का जिस तरह से करारा झटका बीजेपी को लगातार मिल रहा है, तो बीजेपी को ये समझ में आने लगा है और बीजेपी के भीतर गुटबाज़ी भी जो है अलग-अलग राज्यों में जो है इसका शिकार बीजेपी है, बनी हुई है और बीजेपी अब सबको ही पता है, विवेक सर को भी पता है, आपको भी पता है, जितने भी वरिष्ठ पत्रकार भारत के उनको पता है कि बीजेपी की जो मूल समस्या है वो मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, जिसने बीजेपी को अंदर से संगठन तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसे संगठन में जहाँ पर लोकतांत्रिक जो नियम है अ, उनका ध्यान नहीं रखा जाता और कहीं न कहीं दबदबा या फिर जो है दबंगई का सहारा लिया जाता है। तो जो ईमानदार और कर्मठ नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनका उत्साह ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाता है। और यही वजह है कि राजस्थान में भी केंद्रीय टीम उतारी गई, मध्य प्रदेश में भी केंद्रीय टीम उतारी गई, तेलंगाना में आप देख लीजिए कि केसीआर को किस तरह से बीजेपी ने चुप कराने की कोशिश की, आप ओवैसी की भी बात देख लीजिए। इन सब चीज़ों का फ़ायदा किसे मिल रहा है, तो वो कांग्रेस को मिल रहा है। हालाँकि कांग्रेस को भी मैं इतना ज़्यादा मजबूत स्थिति में राजस्थान में अभी नहीं देखती हूँ क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान का जो इतिहास रहा है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान की जो जनता है और महँगाई और बेरोज़गारी 2 मुख्य समस्याएँ तो बनी हुई हैं और इन मुख्य समस्याओं के बीच में आपने कहा कि एक महिला होने के नाते जो है कितना मुश्किल हो गया है। तो जब मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों की समीक्षा हम करेंगे, हम जीत जाएँगे।
तो ऐसा नहीं है, आजकल तो सूचनाएँ जो है बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। सिर्फ़ राजस्थान की जो जनता वहाँ पर बैठी थी जनसभा में, ऐसा नहीं है। जब वो बोलते हैं तो टीवी पे जिस तरह से उसका प्रसारण होता है, देश के हर राज्य में जनता उनको सुन रही है। तो जनता तो यही उम्मीदें लगा रही है ना कि हमारा प्रधानमंत्री जब बोल रहा है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों की समीक्षा होगी, अभी ₹450 में आप गैस सिलेंडर देंगे। तो क्या हम जो है हम इसीलिए सौतेला बर्ताव हमें झेलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव नहीं है? तो ये सब चीज़ें हैं, एक आम जनता के मन में ये बातें हैं। और और ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है प्रशांत जी कि राजस्थान के साथ-साथ कुछ ही महीनों में है जो 2024 के लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। और जनता जो है अब इन सब मुद्दों पर थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दे रही है। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद या 2 साल के बाद चुनाव आने वाले हैं। सबको इसीलिए जागरूक दिख रहे हैं क्योंकि उनको अपने मुद्दों पर किस नेता को चुनना है, किसको सांसद बनाना है, किसको विधायक बनाना है। अब सूचनाएँ ऐसा तो है नहीं कि सूचनाएँ जो है नहीं मिल पाती हैं। अगर प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया में नहीं सूचनाएँ दी जा रही हैं तो आपका सोशल मीडिया वो रोल प्ले कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो है, यही वजह है कि तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद बीजेपी को सहारा लेना पड़ा है जन कल्याणकारी जो वादे हैं उसका। लेकिन अगेन वही बात है कि जो वादे किए गए हैं उसको पूरा कैसे करें क्योंकि यहाँ तो रोज़गार डे 1 से जो है ये वादे किए गए थे 15 लाख के खाते में आने की बात हुई थी, काला धन वापस लाने की बात हुई थी। नोटबंदी सबको याद है कि नोटबंदी जो है उसने कितना नुकसान किया और इतना नुकसान किया कि हमारा जो छोटा और मझोला व्यापारी है वो तो खड़ा भी नहीं हो पाया, मुनाफा तो दूर की बात है। और किसको नहीं पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर या फिर बीजेपी अगर प्रदेश में आती है तो अडानी को कितना जो है फ़ायदा पहुँचेगा। इसी का फ़ायदा आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को होता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि 3 दिसंबर को ही सारी बातें पता चलेंगी, लेकिन कहीं न कहीं अब जब जनमानस को टटोलने की कोशिश करते हो, तो ये बातें दबी-छुपी जुबान में ही हालाँकि इस बार जो वोटर्स ने जिस तरह का दिखाया है अपना बर्ताव, उससे ये कहा जा रहा है कि इस बार का वोटर जो है मन में सब कुछ रख रहा है, बाहर नहीं बता रहा है कि वो किसको चुनने जा रहा है। और इस तरह का जो वोटर होता है, तो कई बार चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। है कि जनता को ये सबसे सही मौका लगता है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि अपनी बात मनवाई कैसे जाए सत्ता से या फिर किसी भी राजनीतिक दल से। तो वो प्रेशर बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी पर और अशोक गहलोत इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो जितनी भी भारत में लोकप्रिय अब योजनाएँ हैं सरकारी, चाहे वो ओपीएस की बात ले ली जाए, चाहे चिरंजीवी योजना की बात ली जाए, चाहे वो सस्ता सिलेंडर देने की बात ली जाए। ये सब उनकी ही जो है रणनीति, उनकी ही नीतियाँ हैं, तो क्रेडिट तो उनको मिलना ही चाहिए। और कहीं न कहीं जो गुटबाज़ी जो सचिन पायलट खेमे की जो थी, जिस तरह से कांग्रेस ने हाई कमान ने इसको कंट्रोल किया, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मैं इसका जो है श्रेय देना चाहूँगी। ये पूरी जो एक नेतृत्व क्षमता, जन कल्याणकारी नीतियाँ, ये जो प्रभाव कांग्रेस की तरफ से या फिर उसके फैसलों का लोगों पर दिख रहा है, ये बीजेपी में मिसिंग है। नेतृत्व क्षमता की भी बात करूँ, तो वो किसको खुश करते हुए दिख रहे हैं या फिर किसको साथ लेकर चलते हुए दिख रहे हैं? वो किसी को साथ लेते हुए चलते नहीं दिख रहे हैं। वो ऐसे दिख रहे हैं कि मैंने कह दिया तो कह दिया और पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। जी, प्रशांत जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता कि जिस तरह के वादे हैं उन पे कम से कम धरती पे उन्होंने साकार अगर नेता कोई कह रहा है तो उसको अमली इम्प्लीमेंट भी उसका दिखना चाहिए। ये नहीं कि आप चुनाव में कुछ भी कह दें, कुछ वादे कर दें और धरती पर उनका जो साकार होना चाहिए वह कहीं होता दिखाई नहीं देता। तो जनता के जो उम्मीदें होती हैं वह भी कहीं न कहीं बहुत कमज़ोर पड़ती हैं। और मैं विवेक देशपांडे जी के पास आता हूँ क्योंकि अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। अनेक चुनाव उन्होंने देखे हैं, किस तरह से नेताओं की भाषा भी देखी है, नेताओं के जो तरीके हैं चुनाव जीतने के लिए वो भी उन्होंने खूब देखे हैं। तो आपको क्या लगता है विवेक जी, वर्तमान में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें जैसे जो मैंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे ज़्यादा प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। तो क्या वास्तव में राजनीति बदल रही है देश की? क्या लगता है आपको? राजस्थान पर हम बाद में आते हैं। आपने जो सवाल किया कि क्या इलेक्शन के मुद्दे जो है वो बदल गए हैं, तो बिल्कुल ये एक शिफ्ट हम देख रहे हैं कि पोलराइजेशन से लेकर अभी इस बार के इलेक्शन में, इन 5 राज्यों के इलेक्शन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मामलों को तवज्जो दे रहे हैं और उसमें उनको कुछ रियायतें देने की बात कर रहे हैं।
अब ये इसको आप किसी को कोई इसको रियायत कहे, कोई चाहे उसको फ्री भी कहे, लेकिन अंततः सत्य तो यही है कि ये सारा जो फायदा है वो सारा फायदा आम नागरिक को मिलने वाला है इसका, चाहे कांग्रेस सत्ता में आए चाहे बीजेपी सत्ता में आए, क्योंकि दोनों इस तरह की प्रॉमिसेस कर रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर्नाटक से की थी और कर्नाटक में इसका बहुत फायदा कांग्रेस को हुआ था। हालांकि ऐसा था, सिचुएशन तो ऐसी थी कि बीजेपी के पास में जो बीजेपी के 5 प्रमुख पिलर्स हैं, उसमें से 4 उनके लेजिटिमेट पिलर्स है और एक इलेजिटिमेट पिलर है। तो जो लेजिटिमेट पिलर्स उनके वो है मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट है, फिर अमित शाह की इलेक्शन मशीनरी है, और फिर उनका हिंदुत्व नेशनलिज्म का नैरेटिव है, और उनका चौथा जो महत्वपूर्ण एक पिलर है वो है लाभार्थी पॉलिटिक्स, बेनिफिशियरी वाला एक पॉलिटिक्स वो जो करते हैं, सरकारी योजनाओं का आम नागरिक को फायदा पहुंचाना और उससे फिर खुद को फायदा पहुंचाना इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में। तो ये जो एक नीति है, 5वां उनका जो पिलर है वो इलेजिटिमेट पिलर मैं उसको मानता हूँ, वो है केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। वो तो वो करते हैं, ये सारे पिलर्स वहां फेल हो गए थे कर्नाटक में। और कर्नाटक में जो सबसे कारगर सिद्ध हुआ जो मुद्दा था वो था फ्री बीज, मतलब रियायतें या फ्री बीज, जो भी आप जिस तरह से भी उसको देखते हैं। तो ये जो प्रॉमिसेस 5 प्रॉमिसेस कांग्रेस ने दिए थे, उससे कर्नाटक में कांग्रेस को बहुत फायदा पहुंचा। और ये बात बीजेपी को भी ध्यान में आने के बाद में बाकी राज्यों में भी अभी जहां चुनाव होने जा रहे हैं, मतलब कुछ 2 राज्यों में हो गए और 2 राज्यों में होने बाकी है भी, तो जिसमें राजस्थान भी एक है, इन सारे राज्यों में भी कांग्रेस के बराबरी में कहीं कहीं कांग्रेस से ऊपर जाकर बीजेपी ने इस तरह के प्रॉमिसेस दिए हैं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी रेवड़िया कहते हैं, रेवड़ी बांटना कहते हैं। लेकिन हुआ यह है कि वो भी रेवड़ी बांटने पर, रेवड़ी इन कोट्स बांटने पर मजबूर हो गए हैं। ये मैं समझता हूँ एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शिफ्ट है, एक बदलाव है राजनीतिक, मतलब इलेक्शन के मुद्दों में धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति से हटकर अभी जो फोकस है वो वेलफेयर मेजर्स के ऊपर आ गया है। तो ये एक तरह से अच्छी बात है। और कर्नाटक में का उदाहरण में जब दिया था, मैंने कहा कि भाई केंद्र में और राज्य में दोनों जगह वहां पर बीजेपी की सत्ता थी, और लाभार्थी पॉलिटिक्स जो होता है, लाभार्थी या फिर प्रोमिसेस जो होते हैं, वो फुलफिल जो पार्टी पावर में है वो ज्यादा अच्छे से कर सकती है। उसके बावजूद लोगों ने बीजेपी पर विश्वास नहीं किया, बीजेपी ने कांग्रेस को मत दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने वहां पर मन बना लिया था कि हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे। ऑफ कोर्स वहां पर करप्शन ये भी एक मुद्दा था ही, लेकिन ये जो प्रॉमिसेस है वेलफेयर मेजर्स के, वो ज्यादा कारगर सिद्ध हुए। ये भी हम लोग अभी सारे लोग इस बात को मानने लगे हैं। तो क्या अभी राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है और केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, लेकिन राजस्थान में भी वही कुछ लाभार्थी पॉलिटिक्स वाला एक काम चल रहा है। वहां पर भी बीजेपी ने काफी प्रॉमिसेस दिए हैं और कांग्रेस ने भी दिए हैं। तो अब किसके प्रॉमिसेस पर लोगों को ज्यादा विश्वास है, ये राजस्थान में जब रिजल्ट आएगा सिद्ध होगा। लेकिन राजस्थान की खासियत ये है कि राजस्थान में हमेशा ही हर 5 साल के बाद पार्टी बदलती है। राजस्थान की जो वोटर्स है वो पार्टी बदलते हैं, सत्ता में जो पार्टी आती है वो हर 5 साल में दूसरी पार्टी होती है। ऑफकोर्स राजस्थान में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही है, दूसरी तीसरी कोई पार्टी नहीं है। तो सत्ता जो है 1983 से आज तक, मतलब 1983 नहीं, शायद पिछले 30 साल से सत्ता आज तक हर 5 साल में बदलती रही है, पार्टी बदलती रही है। उस लिहाज से देखा जाए तो अब की बार तो बीजेपी चुनकर आनी चाहिए। अगर वो ट्रेंड कायम रहता है तो कांग्रेस हारेगी और बीजेपी वापस आएगी सत्ता में, ऐसा उस ट्रेंड के लिहाज से हम कह सकते हैं। और लाभार्थी पॉलिटिक्स का जो रेंज है उसकी जो ताकत है वो केंद्र सरकार की ज्यादा है। तो वो उसका फायदा भी राजस्थान में बीजेपी को मिल सकता है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? और एंटी इनकम्बेंसी है गहलोत सरकार के खिलाफ,
तो क्या वो कांग्रेस के खिलाफ काम करेगी? और गुटबाजी भी है कांग्रेस में, हालांकि बीजेपी में भी उतने ही लेवल की, उससे ज्यादा, बल्कि बीजेपी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है मुख्यमंत्री बनने के लिए। बहुत ज्यादा लोग बीजेपी ने उतार दिए हैं। जिस तरह की रणनीति मध्य प्रदेश में उन्होंने अपनाई, उसी तरह की रणनीति उन्होंने राजस्थान में भी अपनाई है, ताकि क्लियर ही ना हो कि कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। लेकिन वहां वसुंधरा राजे सिंधिया जो है, उनको पहले तवज्जो नहीं दी गई थी। बाद में लेट पार्टी को समझ में आया कि नहीं, वसुंधरा राजे को इग्नोर नहीं कर सकते, तो वसुंधरा राजे को अभी थोड़ा सा महत्व दिया गया, लेकिन वो भी एक लिमिटेड है, सेंस में लिमिटेड उसका रेंज है, उससे ज्यादा उनको महत्व नहीं दिया गया है, और वो भी इस बात को भली भांति समझती है। उनके कुछ लॉयलिस्ट को टिकट मिला, कुछ को नहीं मिला। तो गुटबाजी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस में जितनी गुटबाजी है, उससे ज्यादा गुटबाजी तो बीजेपी में है। कांग्रेस में सिर्फ 2 ही खेमे हैं, लेकिन उसका नुकसान कांग्रेस को, जहां पर गुज्जर बेल्ट है वहां पर हो सकता है। इस तरह के रिपोर्ट्स राजस्थान से आ रहे हैं। अभी हमारे राजस्थान के एक्सपर्ट ज्वाइन उन्होंने किया है, वो शायद हमको इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। लेकिन कांग्रेस को गुज्जर बेल्ट में नुकसान हो सकता है, उस तरह का वातावरण वहां बना हुआ है, क्योंकि सचिन पायलट को कांग्रेस ने धोखा दिया। इस तरह की बात जो गुज्जर कम्युनिटी वो कर रही है वहां पर। तो कुल मिलाकर गुटबाजी के फ्रंट पर दोनों पार्टियों में प्रॉब्लम्स है। लेकिन जहां तक प्रोमिसेस का सवाल है, और जहां तक एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, और वो जो राजस्थान का ट्रेंड है सरकार हर 5 साल में बदलने का, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी सत्ता में वापस आनी चाहिए। लेकिन अगर ये सारे तीनों जो फैक्टर्स जो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ है, वो नलीफाई हो जाते हैं, ये तीनों फैक्टर्स काम नहीं करते, एंटी इनकम्बेंसी, सरकार बदलने का ट्रेंड, और गुटबाजी, और उसके बावजूद अगर लोग कांग्रेस को मतदान करते हैं, तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का वो संकेत होगा। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि लोगों ने, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अभी कांग्रेस की तरफ से ही जाएंगे, कांग्रेस के पक्ष में ही जाएंगे, इस तरह से अगर मन बना लिया, इस तरह से कोई अंडर करंट बन गया है, तो वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी हमें दिख सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये जरूरी नहीं है कि पिछली बार ये 3 राज्यों में बीजेपी के, कांग्रेस की सत्ता आई थी, लेकिन बाद में जब जनरल इलेक्शन हुआ उसमें केंद्र में बीजेपी की सत्ता आई। तो इस बार भी इसी तरह से होगा, और विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन का कोई संबंध नहीं होता है। ये कोई मैथमेटिकल प्रिसिशन से कही जाने वाली बात नहीं है। उसका संबंध हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। अब की बार वो जरूर होगा, अगर राजस्थान में कांग्रेस फिर से ये तीनों फैक्टर्स को ओवरकम करती हुई अगर सत्ता में पुनर्स्थापित होती है, सत्ता पर काबिज होती है। इसका मतलब है कि कर्नाटक, हिमाचल के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तुम जानते ही है कि कांग्रेस स्ट्रांग चल रही है, इवन मेघालय में। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इवन आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तो ये पांचों जगह अगर कांग्रेस वाला रहता है इलेक्शन में, तो वो जरूर 2024 के लोकसभा इलेक्शन को प्रभावित करेगा। ये ट्रेंड उस समय भी कायम रहेगा, और राजस्थान उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर होगा, ऐसा मुझे लगता है प्रशांत जी। जी, जी, जी। बड़े विस्तार से आपने पूरा विश्लेषण किया राजनीतिक जो परिदृश्य है वर्तमान की राजनीति का। और मैं केपी त्रिपाठी जी जुड़ गए हमारे साथ। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पहले तो आप सभी लोगों को जी, सॉरी जी। बोलूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा जुड़ने में काफ़ी टाइम लग गया। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मतलब कोई कुछ बात नहीं। प्रॉब्लम था सेटिंग का, उसे ठीक करवाना था। जी, 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 कोई बात नहीं। मैं स्वागत करता हूँ आपका। और केपी त्रिपाठी जी अनेक वर्षों से पत्रकारिता का बड़ा लंबा अनुभव है, और साथ ही राजस्थान पत्रिका से जुड़कर राजस्थान की राजनीति को जो एबीसीडी वर्तमान की राजनीति की है राजस्थान की, उसको बखूबी जानते हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा ज़मीनी स्तर पर राजस्थान में इस समय क्या दिखाई देता है राजनीतिक तौर पर आपको? बीजेपी, कांग्रेस दोनों मुख्य दल हैं, और जहाँ कांग्रेस जो परंपरा है अनेक वर्षों की, जैसे देशपांडे जी ने कही कि सत्ता परिवर्तन की हर 5 साल में परंपरा अनेक वर्षों से राजस्थान में चली आ रही है। क्या जिस तरह से कांग्रेस का विश्वास दिखाई देता है, क्या हमें परंपरा बदलने में मतलब आगे बढ़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी इतने विश्वास में दिखाई देती है, हमें बीजेपी सत्ता परिवर्तन की तरफ, जैसा उनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से है। क्या लगता है मतदाता क्या सोचता है? राजस्थान का आम आदमी क्या सोच रहा है इस बार? देखिए प्रशांत जी, जैसा कि देशपांडे साहब ने बोला कि सत्ता परिवर्तन, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन, तो ये सत्ता परिवर्तन सिर्फ राजस्थान ही नहीं, आपका उत्तरांचल में भी होता है, और आपका जो है मतलब जितने ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती है, वहां पर ये सत्ता परिवर्तन होता है।
मगर इस बार जो है उत्तराखंड में ये भ्रम टूटा, उत्तराखंड की जनता ने भ्रम तोड़ा, कांग्रेस रिपीट नहीं हुई बीजेपी के बाद। और आपका जो है हिमाचल में जो है जरूर रिपीट हुई कांग्रेस, मतलब सॉरी, हिमाचल में कांग्रेस जो है आई। बीजेपी के साथ आई। और जहां तक काम का सवाल है तो काम का अब जो है, अब जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे शहरी क्षेत्र की हो। मैं 3 दिन राजस्थान में रहा और 3 दिन राजस्थान में घूम के मैंने यही देखा कि अगर हम कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे हैं या कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं तो लोग बाग जो है कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं। और इसी तरीके से अगर बीजेपी के साथ हम बीजेपी को लेकर बात कर रहे हैं तो लोग बाग जो है बीजेपी के साथ और मतलब बीजेपी के खिलाफ की बात करते हैं। लोगों का मूड इस समय बहुत ज्यादा, मतलब उसके बारे में आप कुछ विश्लेषण नहीं कर सकते कि कैसे क्या है। मगर जहां तक राजस्थान का सवाल है तो राजस्थान में जो है मेवाड़ और बांगड़, ये संभाग जो है ये 28 सीटें ऐसी हैं जो हमेशा से राजस्थान के चुनाव को प्रभावित करती रही। 28 विधानसभा सीटें, और इन 28 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का बहुत बड़ा, मतलब कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता है इन सभी सीटों पर। जो गहलोत सरकार थी, गहलोत मतलब उस दौरान जो है कांग्रेस बड़े अच्छे 3/4 सीटें जो है वहां पर जीती। और शुरुआत से ही जो है जिस राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, 17 साल मोहनलाल सुखाड़िया जी ने जो है राजस्थान में राज किया। 17 साल वो मुख्यमंत्री रहे, और उनके मुख्यमंत्री रहने का सबसे बड़ा कारण था मेवाड़ और बांगड़। और आज भी जो है कांग्रेस ने उसी चीज को फोकस किया हुआ है। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी में वसुंधरा राजे ने जो है मेवाड़ और बांगड़ में जो है भाजपा की पैठ बनाई, और उन्होंने 100 दिन की यात्रा कर दी। 2002 में 100 दिन पूरे राजस्थान की यात्रा की, जिसमें बीजेपी के पक्ष में मेवाड़ और बांगड़ में बहुत बढ़िया उन्होंने पकड़ बनाई थी। लेकिन आज जहां तक चुनाव की बात है तो कांग्रेस ने, निसंदेह कांग्रेस ने बढ़िया काम किया है। ये मतलब मैं खुद देखा है, मैंने वहां पर जाकर देखा है। और उसके अलावा जो बीजेपी, जहां तक अभी जो है देश पांडे साहब ने बोला कि पार्टी के अंदर गुटबाजी, तो गुटबाजी जो है कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में है। वसुंधरा राजे, अगर मैं अंदर की बात करूं तो आज की डेट में मतलब जो है वसुंधरा राजे को जो है आपके प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं चाहते कहीं से कहीं तक। वसुंधरा राजे एक मजबूरी बनी हुई है भाजपा की, और जरूरी है जब तक भाजपा को राजस्थान में रहना है या तो वसुंधरा राजे का कोई बड़ा तोड़ लेके आना होगा और या फिर वसुंधरा को लेके अपने साथ चलना होगा। जहां तक कांग्रेस की बात, अब कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस ने 5 साल बढ़िया शासन किया, बढ़िया हो गया। थोड़ा बहुत तो देखिए हर जगह होता है, कोई पूरा नहीं होता है। और जो कांग्रेस ने अपने वादे किए थे, कांग्रेस ने अपने वादे पूरे किए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पूरे देश भर में है, पुरानी पेंशन योजना, उसी के बल पे जो है कांग्रेस हिमाचल में सरकार बनाने में कामयाब हुई। और वही चीज जो है अब कांग्रेस राजस्थान और जो दूसरे राज्य हैं जो जहां चुनाव है वहां पर करने जा रही है। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना जो है राज्य में लागू कर दी गई। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उस पेंशन योजना के लिए जो है कानून बनाने की बात कही। तो निसंदेह इसका जो है बहुत बड़ा इफेक्ट जो है पड़ने वाला है। और मेरे हिसाब से ये सिर्फ राजस्थान ही नहीं, ये पूरे देश भर में इसका जो है असर पड़ेगा। 2024 के चुनाव में जरूर ये दिखाई देगा। जी 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 जी। जैसे कि आपने कहा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका बड़ा एकदम महत्व है वर्तमान की राजनीति में, और राजस्थान में उसका असर आप बता रहे हैं कि देखा जा रहा है। मैं नेहा जी के पास आता हूँ। नेहा जी, आपको क्या लगता है, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा
कि इन्होंने कहीं किस तरह की राजनीति है, राजस्थान की बीजेपी कांग्रेस की किस तरह से बदलाव के दौर से गुजर रही है। और जो मुद्दे उन्होंने कही ओल्ड पेंशन स्कीम, इसका हमने हिमाचल में प्रभाव देखा, निश्चित रूप से इसका बड़ा व्यापक प्रभाव है। आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, चिरंजीवी योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम या महंगाई की गैस सिलेंडर वाली बातें, मतलब ये मतलब पूरा इनका प्रभाव राजस्थान के चुनाव में है, और साथ ही जो एक कांग्रेस का सेकंड विश्वास राजस्थान के, एक कुछ कह मिनट रहे थे पाटिल जी? उज्ज्वला उज्ज्वला योजना के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जी उज्ज्वला जी जी। योजना जो राजस्थान में लागू की गई है, जो केंद्र सरकार की योजना है, उसका मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं कई गांव में गया, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर रखे हुए, सिलेंडर भरवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, वो फिर से जो है अपना उसी ट्रेडिशनल उसमें मतलब चूल्हे में ही जो है अपनी आग जला रहे हैं, चूल्हे में ही फूंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी उज्ज्वला योजना और इन सब चीजों को ला रही है, तो उसका कोई बड़ा इफेक्ट जो है राजस्थान में नहीं पड़ता दिखाई देगा। प्लीज जी सॉरी, जी अब जी। आप जो है नहीं जी, तो बात यह है कि जो मुद्दे ऐसे हैं, और साथ में जो कांग्रेस का जो विश्वास एक दिखाई देता है, आत्मविश्वास राजस्थान के अंदर दिखाई देता है, जो लीग से मतलब परंपरा रही है सत्ता बदलने की, लेकिन कांग्रेस को ऐसा जो नेता दावा कर रहे हैं कि हम पुनः सत्ता प्राप्त करें, इसके पीछे, इस विश्वास के पीछे क्या कारण आप देखती हैं? वही कारण है प्रशांत जी, जो मैंने पहले भी कहा कि जनता की जो समस्याएं हैं, जब तक आप उन समस्याओं से जुड़ी अपनी नीतियां नहीं लाइएगा, जब तक आप जनता को सीधे उनके घर तक जो समाधान है वो नहीं पहुंचाइएगा, जैसे चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के जो हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं वो हाथों हाथ इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि कोरोना काल को मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई परिवार भूल पाया है। और जिस तरह से हमने त्रासदी देखी है, बहुत ही कम जो आंकड़े वाकई में है सच्चाई में, वो तो सामने ही नहीं आ सके हैं। लेकिन परिवार उस हॉरर जो एपिसोड है, उस पीरियड है, उस समय काल को कैसे भूल सकते हैं? तो हेल्थ को आपको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। लेकिन हमारा जो माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसमें क्या चल रहा है ये हम सबको पता है। स्वास्थ्य को कितनी प्रायोरिटी मिल रही है, बल्कि हमने जितने केंद्रीय बजट देखे हैं, उनमें एक-एक करके वो बजट कम कर दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जो समाज कल्याण की जो नीतियाँ हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसमें तो आवंटन पहले से कम कर दिया। और अब ये जो बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है, वो अलग-अलग प्रदेशों में इसलिए भी है क्योंकि जब बात आप डबल इंजन की सरकार की करते हैं, तो आपका एक इंजन तो पहले से ही, राजस्थान की जनता की बात करूँ तो एक इंजन तो केंद्र में पहले से ही है। तो उस केंद्रीय योजना का लाभ क्या मनरेगा में किस तरह से लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? क्या गाँव में या फिर आदिवासी जो इलाके हैं वहाँ इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है? रही बात महिला सुरक्षा की, राजस्थान में आप कहते हैं कि वहाँ पर जो है महिला सुरक्षा या फिर महिला अपराधों का बहुत, लेकिन मैं तो एक उदाहरण यहाँ पर देख रही हूँ, हरियाणा में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। राम रहीम को पैरोल पर बाहर निकाल दिया गया, और क्यों निकाला गया? राजस्थान गंगानगर के वो हैं। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर आपकी बीजेपी की तो राजनीति वैसे ही सबके सामने है कि वो कितना सीरियसली लेते हैं जब बात महिलाओं की आती है तो। तो आप महिला महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, मनरेगा, ये सब जो चीजें हैं, अगर आप इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखिएगा, तो आपको भारत का कोई भी परिवार है, क्योंकि वो पहले मुझे लगता है कि हर यहाँ पर भारतीय परिवार जो है, वो राजस्थान ही इकलौता ऐसा राज्य नहीं है, बल्कि कोरोना और उससे पहले नोटबंदी, इसने हम भारतीय परिवारों पर इतना असर डाला है। और जिस तरह से फिर जो केंद्र की एक सिंगल इंजन जो अगर नहीं है प्रदेश में उसकी सरकार, तो उसकी नीतियाँ ऐसी रही है कि पूंजीपति या फिर जो है जो पहले से ही अमीर है, वो तो अमीर होता जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो असमानता की खाई जो है एक गुस्सा भी पैदा करती है, और ये गुस्सा ही जो है बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। घोषणा पत्र में उसका असर भी दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो फैसले लिए जाने चाहिए थे, जैसे आपने वसुंधरा, जैसे त्रिपाठी सर ने यहाँ पर बात कही कि आपको तो वसुंधरा राजे को साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं है, इसलिए उनको जो है जगह नहीं दी जा रही है। तो राजनीति में, मैंने पहले भी कहा, राजनीति में बहुत सारी जो है चीजें आपको देखकर चलनी पड़ती है, आपको साथ लेकर चलना ही पड़ता है। बेशक जो है आप किसी का साथ पसंद नहीं करते हैं। मैं तो यहाँ पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी, इन तीनों की जब एक तस्वीर अभी हाल ही में आई थी, तो लोगों ने कैसे हाथों हाथ लिया था। जनता को भी पसंद आता है कि आपका जो भी पॉलिटिशियन है, राजनेता है, वो मिलकर चले, क्योंकि सबका एक वोट बैंक तो है ही। आप उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता और उसके इलाके के लोगों को इग्नोर तो नहीं कर सकते।
तो ये सब चीजें जो आपसी सामंजस्य है, ये भी बहुत बड़ा जो है एक रोल प्ले करता है। और जैसा कि एक महिला होने के नाते बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, हर राज्य में जो है बीजेपी को पहले जो बातें कही जाती थी और अब जो नीतियां सामने आ रही हैं, ये सब पता चल रहा है कि आप महिला सुरक्षा को लेकर कितने सीरियस हैं। मैं एक जींद का यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी। जींद में एक स्कूल में एक प्रिंसिपल लगभग 150 से ज्यादा जो माइनर गर्ल्स है, स्टूडेंट्स हैं, उसको एक्सप्लॉइट करता रहा और उसके बाद उस मामले को जिस तरीके से यहाँ पर हैंडल किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर है। और राम रहीम का मैंने जिक्र आपके सामने पहले कर दिया। संदीप सिंह का जिक्र मैं, वो अभी भी मंत्री पद की सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि बहुत ही संगीन आरोप है। तो आप राजस्थान में जाकर जब इस तरह से महिला सुरक्षा पर बोलते हैं, तो आप प्रभावित नहीं करते? क्या वहां की महिलाओं को नहीं पता है? वहां महिलाओं को जिस तरह से राजनीति में ही जगह दी जा रही है, अगर आप महिला आरक्षण या फिर महिला बिल को लेकर ही आप इतनी बड़ी बातें करते हैं, तो आपकी जो महिला नेता है, आपको साथ लेकर चलना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, जब निकलती है तो कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। महुआ मोइत्रा के साथ भी जो हो रहा है वो सबको पता है। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जब ऐसे-ऐसे मुद्दे सामने आते हैं और मैं विवेक जी के पास था। विवेक जी, आपको क्या लगता है कि जो जब गुटबाजी की बात भी सामने आई और हम देखें कांग्रेस की अगर बात करें, अशोक गहलोत, सचिन पायलट का जो आपस में एक संघर्ष था, वो सभी के सामने है। सार्वजनिक तौर पर उसकी बड़ा वह चर्चा में भी रहा है। लेकिन हाल-फिलहाल के दिनों में देखें तो दोनों कहीं न कहीं समन्वयता उनमें बनती दिखाई देती है और जैसा राहुल नेहा जी ने कहा कि राहुल गांधी के साथ दोनों बड़े नेताओं की तस्वीरें साथ आती हैं, वीडियो साथ आता है। तो उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह भी दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें, जैसे त्रिपाठी जी ने वसुंधरा राजे का नाम लिया था, तो वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की जो कोशिश है बीजेपी के नेतृत्व के द्वारा, वह क्या उन्हें नुकसान पहुँचाने की स्थिति में क्या लगता है आपको जो गुटबाजी दोनों पार्टियों के नेताओं के दोनों पार्टियों के दृष्टिकोण के हिसाब से? जी प्रशांत जी, जैसे कि हमारे राजस्थान के साथी उन्होंने कहा कि गुटबाजी ज़्यादा बीजेपी में है, कांग्रेस से ज़्यादा। कांग्रेस में सिर्फ 2 ही गुट है, सचिन पायलट और गहलोत। लेकिन बीजेपी में इतने गुट हैं, और उसमें पार्टी और ऐड करती जाती है। मध्य प्रदेश में जैसे पार्टी ने किया, शिवराज सिंह चौहान उनके चीफ कैंडिडेट के तौर पे नहीं रहेंगे, इस तरह से उन्होंने कोशिश की और बहुत सारे 3 केंद्रीय मंत्रियों को भेज दिया, 4 एमपीज़ को भेज दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। तो लोग फिर स्पेकुलेट करते रहे भई कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा मध्य प्रदेश में। बिल्कुल उसी तरह से राजस्थान में भी बात है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा बीजेपी की तरफ से। तो उसके चलते जो लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन तैयार होता है, उसका फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है। हालांकि कांग्रेस में भी गुटबाजी है और कांग्रेस में सचिन पायलट और गहलोत, इनके बीच में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, दोनों के बीच में ये सवाल कांग्रेस में भी है। लेकिन बहुत सारे पावर सेंटर्स नहीं है कांग्रेस में सिर्फ 2 ही पावर सेंटर्स है और इस मुद्दे को उन्होंने पीछे छोड़कर वो दोनों एक साथ मिलकर कुछ इलेक्शन में एक साथ दिख रहे हैं। हालांकि वो ऊपरी सतह पर ही दिखते होंगे, ये पता है। और अंदर से जो गुज्जर कम्युनिटी है, जो गुज्जर बेल्ट है, वहां पर कांग्रेस को नुकसान होने के पूरे आसार है। इस तरह की खबरें भी आ रही है, ये भी हो रहा है। लेकिन क्या बीजेपी को होने वाला नुकसान कांग्रेस को होने वाले नुकसान से कम होगा या ज्यादा होगा? जो गुटबाजी का नुकसान है वो कौन से पार्टी को ज्यादा नुकसान करेगा, वो कौन से पार्टी को ज्यादा अफेक्ट करेगा, ये देखना होगा। वसुंधरा राजे वगैरह ये जो नेता है, वसुंधरा राजे होगी, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, ये सारे जो नेता है, ये उस समय के नेता है। उस समय से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं जिस समय मोदी जी कहीं नहीं थे। मतलब मोदी जी गुजरात में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, या फिर उससे पहले जहां पर वो शायद प्रचारक ही थे और बाकी कुछ नहीं कर रहे थे। तो ऐसे समय से ये लोग अपने अपने राज्यों में पॉलिटिक्स में स्थापित हुए हैं और उसके बाद उन्होंने अपने बलबूते पर खुद को इतनी बार चुनकर भी लाया है। उसके लिए मोदी जी का आना जरूरी नहीं था। मोदी जी 2014 में आए, तो मोदी जी के चलते ये लोग चुन कर आए, ऐसा नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया तो कब से चुन कर आ रही है। रमन सिंह भी उसी तरह से बहुत पुराने खिलाड़ी है और शिवराज सिंह चौहान भी बिल्कुल इनके समकक्ष है मोदी जी के। तो मध्य प्रदेश में उतने समय से चुन के आ रहे जब मोदी जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे। तो
ऐसे बहुत बीजेपी में नेता है जिनको मोदी जी के आभा की जरूरत नहीं है प्रकाशमान होने के लिए। वो अपने खुद के बलबूते पर अपनी साख उन्होंने बनाई है, लेकिन उन्हीं को दरकिनार करने की जो बीजेपी में कोशिश हो रही है, मैं समझ सकता हूँ कि कोई रिबेल है, कोई पार्टी को नुकसान कर रहा है, उसको आपने दरकिनार कर दिया, समझ सकता हूँ। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया तो आपकी एसेट है, रमन सिंह तो आपके एसेट थे, और मध्य प्रदेश में भी तो शिवराज सिंह चौहान आपके एसेट है। लेकिन आप उनको ही अलग करना चाहते हैं, उनको दरकिनार इसलिए करना चाहते हैं कि आपको पार्टी के अंदर आप कोई ऐसा नेता पैदा न हो जो मोदी जी के सक्सेस से ज्यादा सक्सेस उसके क्रेडिट को जाता हो। इस तरह से कोई भी खड़ा न हो, बड़ा न हो। ये कोशिश जो बीजेपी में चलती है उसका नुकसान बीजेपी को ज्यादा होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर उनके खिलाफ है, और सरकार बदलने का जो ट्रेंड है वो भी इनके खिलाफ जा रहा है, कांग्रेस के खिलाफ। ये दो फैक्टर्स अगर नलीफाई हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने अपना मन बना लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात ये बात स्पष्ट हो जाएगी और यही ट्रेंड आगे तक चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक लोकतांत्रिक तरीकों का सवाल है, देखिए राजस्थान में हमने देखा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ में जिनकी दुश्मनी थी, वो गुलाब चंद कटारिया को उन्होंने आसाम का मुख्यमंत्री गवर्नर बना दिया, और वो उदयपुर में आकर बैठ गए थे इलेक्शन के दौरान और अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। तो जिस तरह के लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी काम कर रही है वो भी लोग देख रहे हैं। भाई आसाम के गवर्नर का यहाँ क्या काम है? उससे पहले मुख्यमंत्री जो है उन्होंने जगदीप धनखड़ के बारे में भी इस तरह की बात कही थी कि जगदीप धनखड़ जो राजस्थान में आके बैठे इलेक्शन के दरमियान, वो पूरी तरह से गलत है। तो गवर्नर इस तरह से इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने होम स्टेट में जाकर बैठ जाए, ये एक बहुत ही गलत एक ट्रेंड बीजेपी ने राजस्थान में चलाया है। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि डेस्परेशन बहुत ज्यादा है बीजेपी के अंदर, और उस डेस्परेशन के चलते वो जितने भी तौर तरीके अपना सकते हैं जिससे लोकतंत्र को नुकसान हो, भले ही फायदा हो, जो भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारे पैतरे अपना के वो राजस्थान में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या उनका पलड़ा भारी है 2-3 तारीख को हमको पता चलेगा, 3 दिसंबर को। लेकिन फिलहाल तो मुझे इतनी दूर से मैं देख रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि दोनों में कांटे की टक्कर है, और कौन जीतेगा ये बताना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। हमारे राजस्थान के जो साथी है वो हमसे बहुत ज्यादा अच्छा जानते हैं, वो नजदीक से देख रहे हैं, तो उनको ज्यादा अच्छे से पता है, वो हमें उसके बारे में हमें एनलाइटन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है प्रशांत जी। जी, बिल्कुल ठीक है आपने। त्रिपाठी जी क्योंकि नजदीक से राजधानी की राजनीति को देख रहे हैं। ये जो वर्तमान का चुनाव है, पिछले अगर चुनाव की बात करें राजस्थान विधानसभा चुनाव की, उसमें जो 5 साल का सरकार बदलने का पैटर्न था, उसमें काफी अंतर होता था सीटों के अंतर में। इस बार माना जा रहा है नेक टू नेक फाइट है और सीटों का जो गणित है वो आसपास ही रहेगा। साथ ही जो ईडी की कार्रवाई हुई थी राजस्थान के अंदर, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हो या प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, उसका भी ईडी की कार्रवाई का भी कुछ फर्क आप देख रहे हैं राजस्थान के चुनाव में मतदाताओं के मन पर? ईडी की कार्रवाई का असर सिर्फ राजस्थानी नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से ईडी जो है, मतलब चुनाव से पहले ईडी पूरी तरीके से सक्रिय हो जाती है, ईडी और सीबीआई, और राजस्थान में भी देख रही, मगर इसका कोई ज्यादा इफेक्ट जो है पड़ने वाला नहीं कि हाँ जिस तरीके से आपने बताया कि एक जब जबरदस्ती जो है, मतलब ये कहना कि हाँ वो भ्रष्टाचारी है और उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई, ये वो बहुत ज्यादा वो है। मगर जहां तक जो है देश पांडे जी ने एक चीज कही कि ये जो विधानसभा चुनाव होते हैं, इन चुनावों का प्रधानमंत्री या राज्यपाल से कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल सही बात कही। और जहां तक बीजेपी को ये लगता है कि मतलब मोदी एक विनर चेहरा है, मोदी अगर पहुंचेंगे तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा,
वो सारी चीजें जो है हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बीजेपी दे चुकी है, जहां हिमाचल में जो है मोदी का कोई जादू नहीं चला। और इसी तरीके से 10 तारीख से मतलब 10 नवंबर से मोदी की रैलियां शुरू हुई, पीएम मोदी की राजस्थान में। और पीएम मोदी आपके रक्षा मंत्री भी गृह मंत्री भी, इवन यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी, सब लोग डेरा डाले हुए रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में जो है हवा बना रहे हैं। मगर इसका असर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला जो है 3 तारीख ही बता पाएगी, 3 दिसंबर। मगर मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों का कोई ज्यादा असर इफेक्ट पड़ेगा वहां पर। तो राजनीति वर्तमान का चुनाव किस दिशा में जाता दिखाई देता आपको, संक्षेप में? नहीं, आप उसे जो है विकास के मुद्दे पर माने, क्योंकि जनता देखिए, आम जनता को क्या चाहिए, उसकी जरूरतें पूरी होती रहनी चाहिए। और जो वादे पूरे किए, मतलब जो वादे किए, जो घोषणा पत्र में जो, अब इस चीज को देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप अभी यूपी में जो चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव में यूपी में भाजपा ने जो अपने घोषणा पत्र में ये बोला था कि किसानों को ट्यूबवेल पर मुफ्त बिजली दी जाएगी। और अभी कुछ दिन पहले प्रशांत जी, भाजपा ने जो है अपनी इस घोषणा को पूरा भी किया। जी तो जी कहीं ना कहीं लोगों को अपनी घोषणाओं को तो पूरा करना ही करना होगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, पूरी तरीके से जान चुकी है कि जो विकास की बात करेगा, हमारे साथ रहेगा। और गहलोत जो है, मतलब गहलोत या कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो चुनावी, मतलब जमीनी स्तर के नेता हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में वसुंधरा राजे सिंधिया जमीनी स्तर की नेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मोदी और बाकी और लोग जो है, इन लोगों को वहां की जनता बोल रही, मतलब मेरी जो बात हुई वहां पर, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मोदी साहब आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, उनकी रैली में जाओगे? कहे साहब मोदी जी से हमें मतलब नहीं, हमें तो जो हमारी अपनी जरूरतें पूरी करेगा, हम तो उनके साथ हैं। हमने कहा गहलोत जी हैं, गहलोत जी की 5 साल की सरकार कैसी रही, क्या रहा, अपराध कैसे रहे? अपराध के मामले में जो है ये 5 साल ठीक ठाक बताए गए कि हाँ, इन 5 सालों में अपराध कम हुआ है। महिला सुरक्षा को भी लेकर ये रहा कि हाँ, महिला सुरक्षा भी ठीक ठाक रही, इतना ज्यादा महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार या कोई इस तरीके की कोई बड़ी वारदात या कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जहां तक नेक टू नेक फाइट की बात है, तो जो सरकार बनाने का जो मतलब बहुमत है, 20-25 सीटों में जो है वो हो जाएगा, बहुमत मिलेगा। या ज्यादा से ज्यादा 2-4 सीटें कम हो सकती हैं कांग्रेस की, मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना मानना है। जी 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 जी। जैसा कि आप सभी ने बताया कि राजस्थान की जो चुनावी परिदृश्य है, किस दिशा में जाता दिखाई देता है और उसके क्या इफेक्ट बट उसमें हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आएगी, जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, आम आदमी के जो सरोकार हैं, वह निश्चित रूप से प्रमुखता में भी आ रहे हैं और राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी भी वह कहीं न कहीं तय कर रहे हैं। और आम जनता की जागरूकता उसका बड़ा कारण है कि वह चाहती है कि जो राजनीतिक दल या नेता उनसे वादे कर रहे हैं, पूरे हों। और उसी का परिणाम है कि राजनीतिक दल राजस्थान के अंदर दिखाई देता है कि उन जन सरोकार के मुद्दे पर चुनाव लड़ते दिखाई देते हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। और इन सब के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। मैं विवेक देश पांडे जी का, नेहा जी का और केपी त्रिपाठी जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। उन्हें आभार। थैंक यू। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत